हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स प्रो में। जैसा कि आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम है जो आपका 9 ऑफ दिसंबर से लेके 12 ऑफ दिसंबर तक है। मतलब खींच के आप मान लो कि आपके पास 15 टू 20 दिन बचे हैं, ठीक है। और इसके पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है। थोड़ा सा बदलाव क्या, आपको हर एक सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइम दे दिया है, ठीक है। सेक्शनल टाइम का मतलब जैसे आपको जब आपने पहले एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम दिया होगा, आपको टोटल 2 घंटे मिलते थे, ठीक है। और 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते थे, ठीक है। जिसमें से जो 50 होते थे रीजनिंग के होते थे, 50 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, 50 जनरल अवेयरनेस के और 50 इंग्लिश के, ठीक है। पर लेकिन अब भी इन्होंने क्या किया है, आपको पहले वो पूरा टाइम देते थे, ठीक है, 2 घंटे। अब इन्होंने क्या कर दिया, 30 मिनट्स दे दिए हर एक सेक्शन को। मतलब आपको 30 मिनट्स में ही क्या करना है, रीजनिंग करनी है। 30 मिनट्स में ही आपको मैथ भी करना है। 30 मिनट्स में आपको जीके करनी है एंड 30 मिनट्स में आपको इंग्लिश करनी है, ठीक है। देखो, जो जीके और इंग्लिश ये तो आप आराम से कर लोगे, और जो रीजनिंग होगी वो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कुछ नहीं होते, कर सकते हो आप। पर लेकिन जो आपकी मेन गेम है वो है, गेम चेंजर है, वो क्या है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके जो 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट्स में करने होंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेस्ट अप्रोच करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपको बेस्ट अप्रोच हर एक क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी, तभी आप 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कर सकते हो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के। वरना उसके अलावा अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे, आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो मेरी मान लो कि आपको अराउंड 45 प्लस क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको 50 में से 45 प्लस मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, तभी आपकी सिलेक्शन हो सकती है एसएससी सीपीओ में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट 1, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में है आपका, ठीक है। जो सेक्शनल मॉक है वो हम करेंगे, और उसके लिए सीखेंगे हम कि बेस्ट अप्रोच हर एक क्वेश्चन के लिए, कि आपको एग्ज़ाम में कौन सी अप्रोच के साथ जाना है, तभी आप पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। अब देखो, जैसे ये एक नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब लेकिन कुछ बच्चे हो गए इसमें भी ऐसे करके कुछ मतलब उल्टा सीधा करेंगे, ठीक है। पर आपको क्या करना है, सिंपली देखो। अब सबसे पहले देखो, इधर ऑफ है, मतलब आपको पता है कि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, ये तो आपको पता है। तो सिंपली अगर ये डिवाइड का साइन है तो इधर 5 और 5 आप सिंपली इधर ही काट लो, और 6 उल्टा ऊपर, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ 6, ठीक है। ये पता लगा आपको, 5 और 5 ऐसे काट लिया, ऊपर न्यूमरेटर में डायरेक्ट क्या आ गया, 6। तो आपको जी अप्रोच। अब देखो, इधर 5 है, इधर 6 है, मतलब इधर 6 होगा तो ऊपर भी 6, मतलब आपका 6 + 1 नीचे क्या बन जाएगा, 7/30। तो आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर 7 बन रहा है तो 7 एक ही ऑप्शन में है, तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो ये 30 × 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 180/7, ठीक है। तो आपको इस अप्रोच के साथ, ये छोटी छोटी अप्रोच से आपको टाइम बचाना है, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को मतलब कम से कम टाइम में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या होंगे कि पहले वो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 14 को 4 से, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। ये तो आ गया आपको लॉन्ग मेथड, ये नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि हर एक चीज़ में 4 4 4 कॉमन है इसमें, तो 4 काट लो आप। ऐसे ही 4 इससे काटा तो 4 6 24, ठीक है। तो आपका जो न्यूमरेटर है उधर क्या बन गया, 6 6 36, 36 + 14, ये बन गया आपका न्यूमरेटर में, बन गया नॉर्मल सा। अब नीचे भी 4 से काटना पड़ेगा, इधर 4 2 8, इधर 2 से काटा, इधर 3, ठीक है। अब ये 14 2 28, 28 में से 3 के कितने आते हैं आपके पास, 25। हो गया आपका क्वेश्चन आराम से, 50/25 कितना होगा, 2 आंसर, ठीक है। तो आपको ये अप्रोचेज सीखनी है, ठीक है, अगर आपको करना होगा। अब देखो, कुछ बच्चे होंगे इसमें मैक्सिमम यही अटैम्प्ट किया होगा इन्होंने, पहले मल्टीप्लाई किया होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर प्लस। वो आपका मेथड क्या थोड़ा सा लंबा होगा, कैलकुलेशन लंबी होगी, आपको वो नहीं करना है। आपको इसमें ये ट्राई करनी है, कैलकुलेशन आपकी जितनी शॉर्ट से शॉर्ट होगी, जितनी शॉर्टकट ट्रिक्स लगेंगी, आपको वो अप्लाई करनी है, ठीक है। अब जैसे जे क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर 60, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू पुटिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए आपको साइन 60 कॉस 30 ये सारी वैल्यू आपको रटोई हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, साइन की वैल्यू तो सबको पता होती है, ठीक है। अब साइन की वैल्यू जिसको पता है वो बाकी चार्ट भी खुद ऑटोमेटिकली बना सकता है, ठीक है, माइंड में ही, ठीक है। और देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2, इसका स्क्वायर कर लो आप, 3/4 आ गया, ठीक है। वैसे ही cos 30 भी क्या होता है, cos 30 भी सेम साइन 60 के बराबर ही होता है। तो इधर प्लस एक और बार वही करना है, इधर ×2 कर लो इससे अच्छा, ठीक है। ये दोनों आपको ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। अब जाएगा 2 2 4, मतलब जी सिंपली आ गया आपके पास 3/2, पहले 2 को सम करके आराम से कर लिया। अब cot 45 कितना होता है, 1 1 का स्क्वायर 1, वैसे sec स्क्वायर 60, sec 60 कितना होता है, 2 2 का स्क्वायर 4। तो जो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/2 + 5, मतलब 5 दूनी 10 + 3, 13/2 आंसर आ जाएगा। तो 13/2 मतलब बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका, अब ये क्वेश्चन देखो, दिखने में लग रहा होगा कि लंबा क्वेश्चन है,
पहले प्लस करना पड़ेगा, एवरेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सिंपली क्या बोला है कि द फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दिया आपको जनवरी से लेके मई तक। ठीक है, जनवरी से लेके मई तक आपको इलेक्ट्रिक कंजप्शन दिया है। आपको बोला कि जो फिक्स रेट है वो कितना है 180 पर मंथ, मतलब 180 पर मंथ तो आपको देना ही है। ठीक है, पर उसके साथ साथ में जो वेरिएबल रेट है वो कितना है 3.50 देना आपको पर यूनिट के हिसाब से, और ये दिए आपको यूनिट्स। अब देखो एवरेज निकालने का सबका अलग अलग तरीका है। अब मेरा तरीका क्या है ये देखो आप, मैं इसमें से किसी भी नंबर को क्या मान लूँगा, एवरेज मान लूँगा। मैं कोशिश करूँगा बीच वाले नंबर को एवरेज मानूँ जी, मतलब मैं मान लेता हूँ कि इसकी एवरेज आएगी 190। अब देखो जे 190 से कितना कम है, 190 से कितना कम है -40 कम है। अब जे 190 से कितना कम है 65 75 80 90, मतलब -25 कम है। अब जे 190 से +40 कम है, और जे 190 में से मतलब +40 ज़्यादा है, और वैसे ही जो 190 है 275 में से, मतलब 275 190 में से कितना ज़्यादा है, मैं कह सकता हूँ 85 ज़्यादा है। तो मैं लिख सकूँगा अगर मुझे एवरेज मैंने मान ली है 190, एवरेज मान ली। अब इधर क्या आ रहा है मेरे पास, मैं पहले क्या कर रहा हूँ -25, मतलब -25 पे 165 पे -40 +40 एंड +85 मेरा आ रहा है। और इनको मुझे पूरा बांटना है, कितने महीनों पे बांटना है 1 2 3 4 5, 5 महीनों में। तो मैं ऐसे लिख लूँगा इसको, तो 40 से 40 कट गया। ठीक है, और देखो 85 में से 25 जाएंगे कितने होगा हमारे पास 60, मतलब मैं कह सकता हूँ जो एवरेज होगी मेरे पास कितनी होगी, मतलब प्लस का 60/5, मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे पास एवरेज कितनी होगी 202। आगे सिंपल एवरेज मेरे पास। ठीक है, मेरे को कुछ प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपल ऐसे एवरेज निकाल ली इनके डिफरेंस। ठीक है, मतलब मैंने एक एवरेज मान ली, फिर देख लिया मैं इससे जे कितना कम है, जे कितना कम है, और जे कितना प्लस है, जे कितना प्लस है। जो चीज़ ज़्यादा, अगर माइनस वाले ज़्यादा होते तो मैं इस 190 मतलब 190 में से कम कर लेता कुछ नंबर्स। ठीक है, और वैसे ही अगर मेरे को इधर पर लगेगी +60 आ रहा है, तो मैंने +60 इधर लिख लिया, और वो उसको कितने पे बांटना है 1 2 3 4 5 पे डिवाइड बाय 5। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो इसकी एवरेज होगी वो कितनी होगी 202। अगर एवरेज 202 है और मुझे बोला कि वो 3.50 पर यूनिट के हिसाब से देना है, तो 3.50 मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं 3.5 से, तो जो मेरे पास कितना आ जाएगा 35 × 2 70 70 जा जाएगा मेरे पास 700, और 35 × 2 70 मतलब 0.7, तो मेरे पास मतलब ये 707 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई सबको पता होगी, इधर से आप पॉइंट हटा के भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने शॉर्टकट कर लिया, कितना आ गया मेरे पास 707। और देखो 707 भी है ऑप्शन में, जी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बोला ना कि 180 भी आपको क्या देना है, जो फिक्स्ड प्राइस है वो भी देना है। तो मैं इसको क्या कर लूँगा 707 में प्लस कर लूँगा क्या 180, तो मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा 7, और 7 एक ही ऑप्शन में था यूनिट डिजिट जो 707 के अलावा, तो मैं सी पार्ट को आंसर मार्क कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसे आपको यूनिट डिजिट से भी अप्रोच करने हैं कुछ क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द अबव टेबल। अब जैसे इन क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब बोला कि बेस्ड ऑन द अबव टेबल, टेबल के अकॉर्डिंग हमें बताना है बट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस दैन 20% मार्क्स। और देखो आउट ऑफ 50 मार्क्स है, 50 का 20% क्या होगा, 20% 50 का कितना होगा 1/5, मतलब 10 मार्क्स। अब बताना कि जो 10 मार्क्स से कितने बट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस, 10 मार्क्स से लेस। और देखो 10 से ऊपर किस में पर एग्रीगेट में, एग्रीगेट में 10 से ऊपर कितने हैं 87 बंदे हैं, और कितने टोटल कितने हैं 100, मतलब क्या जो जे गैप होगा इसमें बंदे कितने होंगे 13 हमारा आंसर आ गया। मतलब 87 से मतलब 10 मार्क्स से कम जो नंबर से कितने बच्चे होंगे 13 बच्चों के। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैंप ऑफ सोल्जर्स हैव फूड फॉर 200 डेज। ठीक है, बोला कि आफ्टर 20 डेज, मतलब 20 डेज तक जितने सोल्जर्स है उतना ही खाया, मतलब कैसे जो खाना बचा वो 180 डेज़ का बचा है, 180 डेज़ का खाना बचा, क्योंकि 20 डेज़ का क्या कर लिया खा लिया हमने, जो खाना बचा सिर्फ कितना 180 डेज़ का बचा है। बोला कि जो 180 डेज़ के लिए जो खाना बचा था ना, उस दौरान क्या हुआ कि 20 दिनों बाद 100 मोर सोल्जर्स, जो 100 मोर सैनिक थे वो ज्वाइन करके कैंप को। अब जो फूड है हमारा सिर्फ 80 दिन तक चला, जो 180 दिन तक चलना था वो सिर्फ 80 दिन तक चला। ठीक है, हमें बताना इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने होंगे, मतलब अगर कहें कि जो 180 जो डेज लग रहे थे वो एस नंबर ऑफ सोल्जर्स को लग रहे थे। अब जो सोल्जर्स बढ़ के हमारे कितने हो गए S+100, और उनके लिए जो खाना है सिर्फ 80 डेज तक चला। लिख लिया मैंने ऐसे, देखो 0 से 0 कट गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 18S इक्वस टू इधर 8S + 800।
ये आ गया मेरे पास सिंपल। अब इस क्वेश्चन को कर लो सॉल्व। जो हमारे पास 10 एस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 800, और एस की वैल्यू क्या आ गई 80। मतलब हम कह सकते हैं शुरू में जो सोल्जर्स रहे होंगे वो कितने रहे होंगे 80 सोल्जर्स। ठीक है, तो ऐसे डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इन तरीकों के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो द लाइन चार्ट गिवन शोज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए कंपनी 5 डिफरेंट कंपनीज का P1 P2 P3 ये प्रॉफिट परसेंटेज दी है। मतलब P1 के लिए 15, इसके लिए इतना इतना इतना। हमने जैसे पूरा स्टडी नहीं करना, हमने ये देखना कि एक्सपेंडिचर सिर्फ P5 की बात की गई है। P5 में जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 46,000। हमें बताना है रेवेन्यू कितना होगा। अब देखो हम कह सकते हैं कि 8% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अगर 100 की चीज़ थी उसको 108 का बेच रहे हैं। सिंपल यही बात हुई कि 100 की चीज़ हम क्या कर रहे हैं 108 का बेच रहे हैं। अब हमें बोला कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब ये 100 वाली चीज़ यही होगा इसका एक्सपेंडिचर। जो इसको जो टोटल रेवेन्यू मिला वो कितना मिला 108। ठीक है, अब जो 100 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 46,000 दी है। 100 की वैल्यू 46,000, हमें बताना है 108 की वैल्यू क्या होगी। और देखो 100 की वैल्यू 46,000, मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू मेरे पास होगी 460। ए की वैल्यू क्या होगी 460। हमें बताना है 108 की वैल्यू क्या होगी। 108 की वैल्यू क्या होगी 108 इंटू 460। अब देखो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा लास्ट में जीरो, जीरो को अगर आप छोड़ दो 6 से 8 जा 48। मतलब मैं कह सकता हूँ यूनिट डिजिट हमारा आना चाहिए था, वो आना चाहिए था लास्ट में 8। अब देखो 8, इस ये वाला ऑप्शन तो कट गया, इसमें 6 है सिर्फ, इसमें भी 6 है, ये भी ऑप्शन कट गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, एक तो जे एक तो जे। अब बताओ अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँगा इसको लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, अब बिना कैलकुलेशन के मैं इसको कैसे करूँगा। अब देखो मेरे पास क्या है 108, मेरे को पता है 108 होता है वो 9 का मल्टीपल होता है 9 का मल्टीपल। और देखो 7 2 9 8 5 13, 13 और 9 कितने होते हैं 21। ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो सिर्फ एक ही मेरे पास ऑप्शन बचा जो बी पार्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको जे भी अप्रोच सीखनी है क्या कि अगर मैंने देखा जे वाला नंबर अगर मेरा 9 का मल्टीपल है ही नहीं तो मेरा जे एक ही नंबर जो बचा वही तो 9 का मल्टीपल होगा। अगर आप करना चाहते कर लो, 8 4 12 6 18 और प्लस 9, ये तो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होना था। इसको चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, यही आंसर आएगा। पर लेकिन मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ जो ये न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको ये यूनिट डिजिट और क्या करना है मल्टीपल ट्रिक्स या फिर डिजिटल सम से अप्रोच करने हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब वैसे ये क्वेश्चन है 80% ऑफ माई एज 6 ईयर्स एगो, मतलब 6 साल पहले जो मेरी एज होगी वो क्या होगी। सपोज करो मैं एक्स साल का हूँ, 6 साल पहले x-6 होगी, तब की 80%। अब 60% किसके ऑफ माई एज आफ्टर 10 साल, 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी x+10। जी हम बताना है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, मतलब मुझे प्रेजेंट एज बतानी है और उसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो आप, 0 से 0, 2 3 या 6, 2 4 8 आ गया। मतलब मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसकी 4x -24, या सिंपल ऐसे लिख लो आप इसको कि इधर आ जाएगा मेरे पास 4x, इधर आ जाएगा 3x, दोनों डिफरेंस 4x - 3x, सिर्फ x की वैल्यू इक्वल टू इधर आ जाएगा मेरे पास 4 6 जी 4 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगी, 4 6 24 और 3 10 या 30 और ये माइनस का इस तरफ जाएगा प्लस का 30 + 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 30 + 24 मतलब 54। अब x की वैल्यू मेरे पास 54 आ गई, पर लेकिन मुझे क्या बोला है प्रोडक्ट बताना है डिजिट्स ऑफ माई प्रेजेंट एज, मतलब 5 × 4 मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 4 कितना होगा 20, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा, बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन तो नॉर्मल होती है आपकी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ये परसेंटेज से 2 0 कट के सिंपल इधर क्या आ गया 600, इधर -600, ये कट के 0 हो गया। ठीक है, और सिंपली क्या बचा 500 प्लस, अब इधर 20 × 5 100, 500 600, 600 में से 200 के 400। ठीक है, 500 400 900, सिंपली 900 आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब इधर ये क्वेश्चन है, अब ये ऐसे क्वेश्चन को करने के ट्रिक से को, अब देखो हमें क्या बोला था इन हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, 5 पैसे कॉइन्स निकालने थे। शुरू में हमें दिया था 5 10 25, 5 ऐसे कॉइन कितने थे 3 2 1 ही रेशो में, तो 5 वाले कितने हो गए 3, 3 का मल्टीपल 1 ही था, तो सी पार्ट हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको पूरा ही करना है कर लो कैसे, और देखो 5 3 जा 15 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 25 इंटू प्लस 25 जी आ गया, मतलब 25 और 15 कितना आ गया 40 50 60, 60 की वैल्यू मुझे दी है कितनी ₹60 रुपीज़, मतलब एक की वैल्यू क्या होगी 1 रुपीज़ होगी, 1 रुपीज़। अब देखो ये सारी चीज़ें हमें पैसे में दी थी, मतलब मैं कह सकता हूँ जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास, 1 यूनिट की वैल्यू
मतलब 1 यूनिट आ रहा है ना, 1 यूनिट मतलब 100 पैसे, मतलब 1 रुपीज़ को हम 100 पैसे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 की वैल्यू हमें निकालनी थी, 3 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई तो 3 की वैल्यू क्या होगी 300, तो 300 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो आपको ये अप्रोचेस सीखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए सम बिकम्स 27 टाइम्स इन 3 ईयर्स, 3 सालों में क्या हो जाता है 27 टाइम्स हो जाता है कंपाउंड एनुअली। अब हमें पता है जो कंपाउंड एनुअली होता है उसमें क्या होता है कि मतलब पावर्स बढ़ती जाती हैं। और देखो हम कह सकते हैं एक कोई चीज़ थी 1 से क्या हो गई 27 हो गई, 1 से 27 ही तो बोला 27 टाइम्स हो गई। मतलब अगर ये 3 सालों में हुई है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a का क्यूब और इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। मतलब मैं कह सकता हूँ जो 1 साल में होगी, 1 साल में कितनी होगी इसी का मतलब क्यूब रूट, मतलब कितना 1 से 3 होगी। 1 से 3 का मतलब क्या हुआ 200% इंक्रीज़ हो रही है। 200% कैसे, मतलब 2 इंक्रीज़ हो रहा है 1 पे तो 100 पे कितना होगा 200%, तो 200% हमारा डी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जी, और देखो 900 का 30 प्लस इस 9 का तो 3 होगा, ठीक है। और देखो 2 के बाद पॉइंट है तो हम 1 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। अब माइनस इधर 9 का तो 3, अब इधर 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट है, मतलब मैं 3 के बाद पॉइंट लगा लूँगा, ठीक है, आधा कर लूँगा। तो अब देख लो 30 तो आएगा, 30 सब में है, ठीक है सब में। अब देखो इधर 3 है, अगर इधर मैं 300 कर लूँ तो 300 में से मुझे 3 निकालना कितना होता है 297, तो 0.297 किस में है ए पार्ट में, तो ए पार्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जी, ठीक है। हमको जो एग्ज़ाम होगा उसको उसमें इसी स्पीड से हमें चलते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। अब देखो अंकित सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस पे बेचता है। इफ़ यू वाई इट एट 30% लेस प्राइस। अब देखो अंकित क्या करता है, सेल करता है आर्टिकल लॉस ऑफ 10%, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 की चीज़ 9 में सेल कर रहा है, ठीक है। JCP था, GSP था। बोला कि इफ़ ही वाइस इट एट 30% लेस प्राइस, और वो 30% लेस प्राइस में खरीदता, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 की चीज़ 7 में वो अगर खरीदता, एंड सेल इट फॉर 26 लेस, उसको 26 कम में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 10% का। और देखो अगर मुझे इधर 7 पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं चीज़ कितने की बेच रहा हूँ 7.7 की, ठीक है, क्योंकि 7 का 10% क्या होता है 0.7, तो 7 की चीज़ मैं क्या बेच रहा हूँ 7.7 की बेच रहा हूँ। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास 8 1 9, मतलब 1.3। और ये हमें बोला कि जो हम सेलिंग प्राइस क्या कर रहे हैं 26 लाख पे बेच रहे हैं, मतलब इधर 9 की पहले चीज़ जो हम बेच रहे थे अब बेच रहे हैं 7.7 की, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ 1.3 में लेस बेच रहा हूँ और 1.3 की वैल्यू दी है मुझे 26, मतलब कह सकता हूँ एक की वैल्यू क्या होगी 13 दूने 26 मतलब 20, एक की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बतानी थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी 10, तो इस 10 की वैल्यू क्या आ गई, अगर एक की वैल्यू 20 है 10 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 200, तो 200 मेरे पास आंसर कहाँ गया डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अब ये क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू दी है मुझे 5/3। अब देखो मुझे पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है वो होता है मेरे पास 1, ठीक है। जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसी की भी वैल्यू निकाल दो आप, अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लें tan स्क्वायर कट गया, मतलब मेरे पास जो 2 सेक स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5/3 प्लस 1, मतलब कितना आ जाएगा 8/3 आ गई। अब 2 4 जा 8, मतलब मैं कह सकते हैं जो मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा आ गया वो कितना आ गया मेरे पास 4/3। तो जो सेक थीटा होगा वो कितना होगा 4 का अंडर रूट 2 और 3 का अंडर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर मैंने उस तरह भेजा ये आ गया। और देखो जो सेक होता है हमारा 2/√3 कब होता है, और देखो जो कॉस होता है हमारा √3/2 होता है ना वो 30 डिग्री पे, मतलब मैं कह सकता हूँ जो जे कॉस का ही तो उल्टा है, तो सेक जे अगर 2/√3 है मतलब थीटा क्या होगा मेरे पास 30 डिग्री होगा, थीटा 30 डिग्री। तो मुझे वैल्यू किसकी बतानी थी tan 2 थीटा, मतलब tan 2 × 30 मतलब tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो √3 मतलब बी पार्ट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये, अब ये क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन आसान ही है। अब ये क्वेश्चन जो जे क्वेश्चन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के ही तो उल्टा है। जे कुल हमें दिया 14 के, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करो हमारे पास क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा इक्वल टू 14 आ गया। तो सेक स्क्वायर थीटा हमें एक्स की तो वैल्यू बतानी है इस एक्स की, ठीक है। और देखो जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो क्या होता है, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। तो इधर से हमें पता लग जाएगा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा। ये किसके इक्वल आ रहा है, 14 के। अब हमें क्या दिया है, सॉरी सेक थीटा स्क्वायर नहीं। अब जो टैन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं ना 14 सेक थीटा। अब इधर हमें 14 सेक थीटा दिया किसके इक्वल, एक्स के। तो ये कितना हो जाएगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा मतलब ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन जी। अब ये क्वेश्चन देखो कि रेशो दिया हमें मिल्क और वाटर की, 3:2 है, 240 लीटर है हमारे पास मिल्क है। अब हमें बोला कि अगर 40 लीटर अगर हम मिक्सचर निकाल दें एंड 9 लीटर मिल्क ऐड कर लें उसमें, मतलब इसमें से अगर आप 40 लीटर निकालो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 200 लीटर। और 200 लीटर में आप क्या कर रहे हो, 9 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हो। 9 लीटर मिल्क मतलब आपके पास जो टोटल मिक्सचर बन रहा है लास्ट में वो कितना बन रहा है, 209 लीटर बन रहा है। 209 लीटर हमें बताना है कि फाइनल रेशो क्या होगी। और देखो इस ऑप्शन में अगर आप ये वाला ऑप्शन देखो गौर से, इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, 209 ही तो आ रहा है और 209 लीटर ही हमें चाहिए। 209 लीटर मतलब जी पार्ट ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये मेथड्स भी सीखने हैं अगर आपको क्वेश्चंस को जल्दी अटैम्प्ट करना है। अगर आपको बेसिक मेथड से आना है वो क्या है कि अगर देखो अगर 240 लीटर 3:2 था, हम कह सकते हैं जो हमारे पास 40 लीटर निकाल के जो 200 लीटर मिक्सचर बचा होगा ये भी तो 3:2 में होगा। और 3:2 में है तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू अगर 200 लीटर, एक की वैल्यू होगी 40 लीटर। ठीक है, ये कह सकता हूँ मैं ये जो मिल्क होगा 120 लीटर होगा और जो मेरे पास जो ये वाटर होगा वो कितना होगा 40 × 2 80 लीटर होगा। जी मतलब मेरे पास जो रेशो होनी चाहिए 200 लीटर की जो होनी चाहिए 120 लीटर और 80 लीटर मतलब मिल्क और वाटर की। अब बोला कि 9 लीटर हमने क्या करना है, मिल्क ऐड करना है, इसमें कर लो 9 लीटर मिल्क ऐड। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 129:80। तो 129:80 मतलब डी पार्ट ही आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे ये क्वेश्चन, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वायर हम क्या कर रहे हैं, बेंट कर रहे हैं स्क्वायर में और उसकी साइड दी है हमें 22 सेंटीमीटर। बोला कि इफ़ द वायर इज रीवेंट टू फॉर्म ए सर्कल, हम उसी वायर को क्या करें, सर्कल बना दें तो उसका रेडियस क्या होगा। मतलब हम कह सकते हैं इसका जो पैरीमीटर होगा, पैरीमीटर सेम ही होना चाहिए क्योंकि हम सेम वायर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो सर्कल होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास स्क्वायर का पैरीमीटर होगा मतलब 4 × साइड 4 × 22। ठीक है, और देखो जो 2 से 222 तो रेडियस कितना आ जाएगा 2 × 22। अब पाई की वैल्यू 22/7 इधर से क्योंकि पाई नीचे चला जाएगा। ठीक है, 22 से 22 कट गया, आर कितना आ गया 14। तो यही हमें बोला था कि रेडियस की वैल्यू बोली थी, रेडियस कितना आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन, 2 नंबर है इस रेशो में एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इतना। और देखो 2 नंबर है 4 और 5, हमें बताना है कि बट इज़ द सम ऑफ द 2 नंबर। सम बताना है हमें 2 नंबर्स का क्या होगा। तो जो सम होगा वो इसका होना चाहिए 4 5 4 9 का मल्टीपल। ठीक है, 9 का मल्टीपल, अब 9 का मल्टीपल जे भी है और जे भी है, सारे ये 9 का मल्टीपल। ठीक है, और 9 का मल्टीपल एक ही होता तो हम 9 के मल्टीपल से भी कर सकते थे क्योंकि हमें क्या बोला है, सम बोला है। और बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट, और देखो एक 4 है इसको हम 4x मान सकते हैं, इसको 5x मान सकते हैं। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 5 ओके 20x² की वैल्यू हमें दी है कि नहीं 8820। 0 से 0 कटा, 2 से 441 मतलब x² की वैल्यू कितनी आ रही है 441। तो x की वैल्यू क्या होगी 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 21। अब देखो कुछ बच्चे होंगे पहले 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 5 से करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हम ये नहीं करना है। अब देखो इन दोनों को सम कितना 5 4 9, तो सीधा 9 की वैल्यू होगी 9 × 21। 9 × 21 मतलब जूनियर डिजिट में 9। तो जूनियर डिजिट में 9 एक ही ऑप्शन में है तो हम इसी को आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन जी। अब देखो मल्टीप्लाई में मतलब पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और 6/5 6/5 6/5 बेस सेम ही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है मतलब कह सकते हैं 2x + 3 + 2 मतलब 2x + 5 इसकी वैल्यू हमें दी है x + 4। ठीक है, दी है। अब देखो जो 2x - x मतलब 1x की वैल्यू क्या होगी 4 - 5 मतलब -1। तो -1 मतलब डी पार्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको जल्दी से करके निकलना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन में आप एक चीज़ जान लो, देखो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ax² + bx + c = 0। अगर आपको ऐसी इक्वेशन दी है इसमें जो रूट होते हैं मतलब समझ लो आप अल्फ़ा और बीटा क्या हैं रूट्स हैं इसके, मतलब इसके 2 आंसर आते हैं। अगर स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें क्या हो गया आपके 2 आंसर आएंगे अल्फ़ा और बीटा, ये होंगे इसके रूट्स। अब आप एक चीज़ जान लो कि अल्फ़ा और बीटा होंगे जो इनका सम होता है वो क्या होता है -b/a
और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है सी अपॉन है। मतलब इन दोनों का सम होता है माइनस बी अपॉन है और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन है। इधर जो बी है बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, जो ए है वो क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी है सी क्या है जो मतलब कोएफिशिएंट मतलब जो किसी का नहीं कोएफिशिएंट ऐसे, ठीक है, जो वैल्यू होती है क्या बोलते हैं उसको, जो भी ठीक है कांस्टेंट है आपके पास जो वो आ जाता है जे। तो जे आपको पता लगा कि अल्फ़ा जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन है और जो प्रोडक्ट तो होता है सी अपॉन है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो जो आपके पास दिया कि अल्फ़ा और बीटा क्या है रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब मैं कह सकता हूँ जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस बी अपॉन है। इधर बी की वैल्यू क्या है -1, मतलब -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 मतलब मैं कह सकता हूँ इधर मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है 1, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ रहा है मेरे पास सी अपॉन है, सी की वैल्यू क्या है -1, मतलब अल्फ़ा और बीटा के जो प्रोडक्ट हो रहा है वो -1 आ रहा है और जो सम है वो +1 आ रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो जे जिसके रूट जे होंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा वो कौन सी इक्वेशन होगी इनमें से, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को सम कर लूँ, सम अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इधर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूँ मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, मतलब मेरे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 मतलब प्लस का आ जाएगा मेरे पास 2, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या 3, मतलब मैं कह सकता हूँ इधर से जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 3 अपॉन अल्फ़ा बीटा की -1, मतलब मेरे पास जो ये न्यू इक्वेशन बन रही है मेरे पास, ठीक है, जो नई जो ये इक्वेशन है जो इसका जो वो होना चाहिए मतलब सम ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -3। अब देखो इधर अब हमें पता है कि जो सम होता है वो क्या होता है माइनस बी अपॉन है, होता है ना ये सम। और देखो इधर बी इधर 3 है इधर 1 है, ये वाली इक्वेशन तो कट गई, अब इधर 1 है ये वाली इक्वेशन भी कट गई और हमें क्या चाहिए इधर -3, ठीक है। -3 क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन होती है ना माइनस बी अपॉन है, अब इधर माइनस 2 बार माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब जहाँ तो आंसर जे वाला होगा जहाँ तो आंसर जे वाला होगा, इन दोनों में से कोई आंसर हमारा हो सकता है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो माइनस का होगा या प्लस का होगा, क्योंकि प्रोडक्ट होता है ना हमारा सी अपॉन है, मतलब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव हुआ नेगेटिव वाला लेंगे। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक कर लो, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा 1। अब +1 किस में है, क्योंकि प्रोडक्ट होता है ना सी अपॉन है उसमें कोई माइनस का साइन नहीं लगता, तो ये प्लस वाला एक ही है तो हम डी पार्ट आंसर को मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है द गिवन डाटा शो द रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइक्स, ये दिया है हमें बाइक्स की रजिस्ट्रेशन दी है। अब बोला कि जो गिवन डाटा है कि हमें बताना है कि जो इंक्रीज़ है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल अदर देन बाइक्स, ठीक है, बाइक्स के अलावा ये जो हमें दी है ना बाइक्स और टोटल व्हीकल्स की दी है, मतलब ये बाइक्स है ये टोटल व्हीकल्स है, ठीक है। हमें बताना है कि जो अप्रैल 2017 इन कंपैरिजन टू जनवरी 2017 कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हमें अप्रैल 2017 और जनवरी 2017, अगर आप जनवरी 2017 में देखो इधर टोटल व्हीकल्स 27 हैं और जो मतलब बाइक्स हैं वो है 21, मतलब कह सकते हैं जो अदर व्हीकल्स होंगी वो कितनी होंगी 27 में से 21 के कितने होता है 6, मतलब 6000, ठीक है। वैसे ही किस में अप्रैल 2017 अप्रैल ये रहा, मतलब इधर जो टोटल व्हीकल्स हैं 35 हैं और ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 15, तो हमें यही बोला कि हमें बताना कि इन दोनों के बीच में जो कितना इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 6000 से क्या हो रहा है 15000 कितना इंक्रीज़ हो रहा है 9000 का, ठीक है। तो 9000 हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा डी पार्ट, ठीक है। बस अगला जी रेशो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी हमें दी है 6-7, बी सैलरी इंक्रीज बाय इतनी, हिज टोटल सैलरी बिकम इतनी, हमें बताना है कि सैलरी ऑफ ए क्या होगी। और देखो जो इस क्वेश्चन में नॉर्मल सी बात करता है जो ए की सैलरी है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, मैं जीरो को हटा दूंगा, सब जीरो को हटा दूंगा, ठीक है। जीरो को हटा के जो मेरे पास कौन सा नंबर है जो 6 का मल्टीपल एक ही है तो बी पार्ट को मैं आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये तो आगे इसकी शॉर्टकट ट्रिक। और देखो जो अगर पूरा ही करना है तो ए और बी 6-7 दी है हमें बोला है, ठीक है। और बोला कि जो बी है वो इंक्रीज़ कर रहा है कितना 5, जो भी हमें परसेंटेज दी है इसको हम लिख सकते हैं ना 5 10 11/200, मतलब हम कह सकते हैं जो बी है हमारा वो क्या इसकी वैल्यू कितनी है 200, 200 से क्या हो रहा है 200
11 हो रहा है, ठीक है। पर असली वैल्यू क्या थी इसकी 7। मतलब मैं कह सकता हूँ जो जे वाले हैं इसको मल्टीप्लाई कर लो 200 से और इनको मल्टीप्लाई कर लो 7 से, ठीक है। मतलब ए की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी 1400, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू हम मान लेते हैं 1200, ठीक है। 1200 आ गया ना, इधर तक की आगे सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं इसको, ठीक है। और इसकी जो हमने जो बाद में क्या किया इतना सेल करके, मतलब जो इतना परसेंट इंक्रीज़ करके कितना हो रहा है 707 707 7 14 1477, इसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में कितनी 147700। हम कह सकते हैं ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 और ए की वैल्यू 100 है, इसकी क्या होगी इसके आगे 2 जीरो लगा लो, ठीक है। हो गई 1,20,000 बी पार्ट आंसर, ठीक है। बस अगला जी। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। और जो फ्रेश फ्रूट होता है उसमें 72% वाटर होता है, मतलब हम कह सकते हैं जो 28% होगा वो पल्प होगा, ठीक है। और ड्राई फ्रूट में क्या होता है 80% वाटर है, मतलब हम कह सकते हैं 80% पल्प होगा, ठीक है। पल्प होता है ना कि मतलब फ्रूट को छोड़ के, जो जूस को छोड़ के जो बाकी बचा, ठीक है। अब हमें बताना है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट, हम ड्राई फ्रूट कितना निकाल सकते हैं 100 kg फ्रेश फ्रूट से। अब देखो अगर 100 kg हमारे पास फ्रेश फ्रूट है, हम कह सकते हैं जो इसमें पल्प होगा वो कितना होगा 28 kg पल्प होगा, सिर्फ 28 kg क्या होगा पल्प होगा। पर लेकिन जो ड्राई है हमारे पास उसमें कितना है 80% पल्प है, मतलब कह सकता हूँ मेरे पास 80% की वैल्यू दी है मुझे 28 kg, और 80% की 28 kg हमें बताना है कि टोटल वैल्यू क्या होगी 100% की। 100% मतलब टोटल जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है वो कितना होगा। अब देखो अगर 80% की वैल्यू मुझे दी है कितनी 28 kg, मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू होगी मेरे पास 28/80, ठीक है। तो 100% की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 28/80, इसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2 5 जा मतलब 7 5 जा 35 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा डी पार्ट। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे रेस वाला क्वेश्चन सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, पहले इन दो की निकालेंगे फिर बाकी दो की निकालेंगे, ठीक है। वो करेंगे, हमें वो नहीं करना है। बोला है कि 1500 मीटर रेस है, मतलब एक अनिल है हमारे पास, एक बी से बक्कुल है और एक चार्ल्स है, ठीक है। जो अनिल है 150 मीटर से हराता है, ठीक है। अब मतलब हम कह सकते हैं अगर ये 1500 मीटर चल रहा है, इसने सिर्फ 1350 मीटर ही चला होगा, कितना 150 मीटर से हराएगा इसको बी वाले को, ठीक है। इन द सेम रेस जो बक्कुल है इसको 75 मीटर से हराता है, मतलब कह सकते हैं अगर ये 1500 चल रहा है तो ये सिर्फ हमारा 1425 से चला होगा, ठीक है। मतलब 75 मीटर से हरा रहा है। हमें बताना है कि जो अनिल है चार्ल्स को कितना वेट करता है। अब वो वाला मेथड पुराना हो गया कि पहले हम इसको भी 1500 में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको 1425 हमें इसका निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, ठीक है। वो मेथड पुराना हो गया, ठीक है। आप देखो मैं कह सकता हूँ कि अनिल ने क्या किया, अगर 1500 चला गया है, जे इससे 150 मीटर आगे है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है सिर्फ जे इस वाले से कितना मीटर आगे होगा, मतलब जो बी है वो सी से कितना आगे होगा, हमें ये बताना है। अब देखो जे क्या करता है 75 मीटर आगे होता है, कब आगे होता है जब ये 1500 मीटर चल चुका है। हमें बताना कि अगर ये सिर्फ 1350 मीटर चला तब कितना आगे होगा। 0 से 0 कट गया, 15 10 से 15 पंजे 75, ठीक है। 5 2 जा 10, और इसको कहा लो कितना आता है 135 का आता, मतलब 67.5। अब कर लो कि 150 मीटर से जे ए बी को हरा रहा है, और बी मतलब सी से फिर भी कितना आ गया 67.5 मीटर आ गया जब वो 1350 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो अनिल होगा वो सी से कितना आ गया होगा 150 प्लस 67.5 कर लो, कितना आता है हमारे पास 217.50। तो 217.50 कहाँ गया हमारा, एक ए पार्टी आंसर है, तो इसी को हम मार्क कर देंगे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन जी। अब ये देखो ये क्वेश्चन है फैमिली ये दी है फादर मदर सन ग्रैंड सन, मतलब 4 बंदे हैं, ठीक है। ABCD A-B हमें ये दिया है, A-B दिया हुआ कितना है 3, B+C दिया हुआ कितना है 78 एंड C+D दिया हुआ हमें कितना है 33, ठीक है। एंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज़ 34 ईयर्स, एवरेज एज दी है 34, मतलब कह सकते हैं कि A+B+C+D सबका सम क्या होगा 34 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 4 4 16 4 3 12 13, मतलब हम कह सकते हैं जो टोटल सम होगा वो होगा 136 ईयर्स, ठीक है। अब हमें बताना है कि B-C की वैल्यू क्या है। अब B-C की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इनमें से अगर कोई भी अगर हम बड़ा नंबर ले लें, जैसे ले लिया, और हम C और D को निकाल लें इसमें से, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल A+B की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें,
ए बी रहेगा, सी डी कट जाएगा आपस में, ठीक है। 136 में 33 के कितना बचेगा 103, मतलब कह सकते हैं ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3, 103। वैसे ही हमें ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक बी की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जे माइनस का जे प्लस का जे माइनस का, ठीक है। हमारे पास 2b आ जाएगा कितना 100, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। अब b की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 और b 50 है, ठीक है। b हमारे पास क्या है 50। अब हमें किसका निकाल, अच्छा b और c का निकालना था हमें। अब देखो c का निकालना पड़ेगा। अब c का कैसे निकलेगा हमारे पास, इधर देखो b की वैल्यू हमें दी है 50, तो c कितना होगा, b में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 78 बनेगा, मतलब 50 60 70 28 जाएगी हमारे पास c की वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 22, तो 22 हमारा आंसर कहाँ गया डी पार्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्स वाई, ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो उनमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 5, वाई की वैल्यू डायरेक्ट 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5/4 रेशो 4/5, मतलब 25/16, तो 25/16 कहाँ गया ए पार्ट, तो ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बस ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। 5 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 8 days, मतलब 5 वुमेन है काम करते हैं 8 दिनों में। वैसे जो 8 चिल्ड्रन है 10 दिन लगाते हैं, 8 चिल्ड्रन 10 days, ठीक है। 8 से 8 कट गया, 5 2 या 10, मतलब मैं कह सकता हूँ जो वुमेन और चिल्ड्रन की रेशो है वो मेरे पास आ गई 2:1 एफिशिएंसी की रेशो। हम बताना है कि कितने 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन, 2 वुमेन मतलब 2 की एफिशिएंसी से मतलब 4 प्लस 4 चिल्ड्रन 1 की एफिशिएंसी से 4, मतलब कहते हैं जो टोटल एफिशिएंसी होगी इन दोनों की मिला के कितनी होगी 8। 8 कितने डेज लगाएंगे जो हमारा पूरा काम, कोई भी ले लो, 5 वुमेन थी, 2 की एफिशिएंसी 5 2 या 10, 10 8 या 80 जी, तो कितने डेज लगेंगे 10 days, तो डेज कितने आ गए हमारे पास 10 days, तो डी पार्ट हमारा आंसर डी नहीं सॉरी ए पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं लगे एक और बार फिर से समझ लो कि जे मैंने एफिशिएंसी निकाली 2:1, ठीक है। और जो वुमेन होगी इसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर लूँगा, मतलब कह सकता हूँ जो इसकी एफिशिएंसी होगी 4, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 4 × 1 4 ही होगी, मतलब कह सकता हूँ इन जो ये 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन का काम करेंगे इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 8। अब ये बताना था हमें 8 कितने दिन लगेंगे, जो हमारा 5 वुमेन है मतलब 5 × 2 इंटू ये काम कंप्लीट करते हैं 8 में, मतलब 5 2 या 10, 10 8 या 80, तो इधर 80, तो 8 10 या 80, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन जी, डिफरेंस बिटवीन पीटर एंड प्रीति एज इज़ 5 years व्हेन दे मैरिज ईच अदर एज 35 years एगो। देखो प्रेजेंट एज तो ये रही, ठीक है। अब 35 years एगो पीछे जा रहे हैं, 35 years एगो, ठीक है। इन दोनों का जो एज था वो डिफरेंस था 5 साल का, ठीक है, कितना 35 एगो। अब बोला कि 35 years एगो ही जो 4 times पीटर एज थी वह सेम एज 5 times प्रीति एज, मतलब 4 times पीटर से एज मतलब हस्बैंड की एज वो थी 5 times प्रीति की एज, मतलब कह सकते हैं जो हस्बैंड और वाइफ की एज का जो रेशियो थी वो कितनी थी 5:4, मतलब ये 5:4 ये रेशियो थी। और इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ कितना 5 साल, एक की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 5 और एक की वैल्यू हमारे पास 5 थी। हमें क्या बताना है, क्या बताना है हमें करंट सम बताना है एज का। देखो उस टाइम पे जो सम था वो कितना था 5 4 9, ठीक है 9। अब देखो 5 4 9 आ गया ना, 9 मतलब 9 यूनिट उनका एज का सम था। अब एक की वैल्यू अगर हमें 5 दिए, 9 की वैल्यू कितनी होगी 45, मतलब कैसे जो उस टाइम पे जो सम था वो कितना था 45 years। हमें बताना है अब सम कितना होगा, अब कितना 35 years बाद। अब 35 years बाद मतलब जो प्रीति की एज होगी उसमें भी 35 जुड़ेगा और जो हमारा पीटर होगा उसकी एज में भी 35 जुड़ेगा, मतलब कैसे जो टोटल जो प्रेजेंट एज होगी प्लस कितना होगा 70, और 70 + 45 कितना हो जाएगा हमारे पास 115, तो सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन जी, अब ये क्वेश्चन देखो आप कि हमें ये दिया हुआ है, ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये सारा कुछ परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है हमें सबका, ठीक है। अब बोला कि जो प्राइस है प्रिंटेड ऑफ ए बुक 15% अबव कॉस्ट प्राइस के, ठीक है 15% क्या अबव कॉस्ट प्राइस के, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम क्या कर रहे हैं 15% अबव मतलब 20 की चीज़ 23 की बेच रहे हैं, जैसे सीधा आप लिख लो 100 की चीज़ 115 की, ठीक है 100 की चीज़ 115 की बेच रहे हैं, ठीक है। अब बोला कि इफ़ द प्राइस प्रिंटेड ऑन ए बुक इज़ 942, मतलब 115 की वैल्यू हमें दी है कि नहीं 942, ठीक है। हम बताना है कि कॉस्ट पेपर ऑफ सिंगल कॉपी का होगा इन रुपीज़, सिंगल पेपर कॉस्ट। अब पेपर कॉस्ट है जो हमारे पास कितनी है पेपर कॉस्ट जे वाला डॉट, मतलब 15% है पेपर कॉस्ट, हमें किसकी 15 की वैल्यू निकालनी है,
15% की वैल्यू हमें निकालनी। देखो 115 की वैल्यू हमें दी है 942, हमें 15 की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, तो ए की वैल्यू होगी 942 अपॉन 115 इंटू 15 कर लो। ठीक है, और देखो जी 5 3 या 15, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 23 आ गया। ठीक है, मतलब कहते 3 2 या 6, 3 4 या 12, 1 करी 9 3 या 27 कि 9 3 या, यार क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो मल्टीप्लाई 3 ना, 3 2 या 6, 3 4 या 12, 1 करी 9 3 या 27, 28, मतलब 2826 अपॉन 23, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, और देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले 23, इधर 28 है, मतलब 23 1 या 23, और देखो 1 हर एक ऑप्शन में 1, मतलब ये 2 है, ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब वैसे आगे 23 1 या 23, पीछे हो जाए रिमाइंडर 52, मतलब 5 बचा 52 हो गया। अब 23 अगर हम 3 भी करें, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, मतलब 23 2 जा 46, मतलब शुरू में क्या आना चाहिए 12, तो 12 एक ही नंबर में है, तो इसी को हम आंसर मार्क कर देंगे, मतलब ए पार्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपकी सिंपल कैलकुलेशन की टिप, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके। अब जैसे ये क्वेश्चन है 8 6 या 48, जैसे सिर्फ 6 बचा हमारे पास, 6 4 जा 24। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, बच जाइए 25 से 31, 31 में से 24 के कितने होते हैं 7, 7 3 10, मतलब ये पूरी इक्वेशन हमारे पास 10 बन गई। अब ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अब 15 में से हमें माइनस करना क्या 4 3 जा 12, 15 में से 12 क्या कितना 3, मतलब 10 में से 3 के 7, तो बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 30 क्वेश्चन हमने कितने आराम से कर लिए अभी तक। ठीक है, अब ये हमें बोला कि राज इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय 12%, हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी सेविंग में। अब अगर हमें परसेंटेज निकालनी तो हमें ज़रूरी है कि इनकम ही लेनी है ये। ठीक है, हम डायरेक्ट रेशो ले लेते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो क्या आ जाएगी 3 0 3 0 कट के 3 15 जा 3 11 जा, मतलब कैसे जो इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो वो कितनी 15 और 11 की, मतलब कैसे जो सेविंग होगी वो क्या होगी 4 होगी। ठीक है, अब हमें बोला है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, इनकम क्या हो रही है 20% इंक्रीज़ हो रही है, 20% का मतलब 1/5, मतलब +3 हो रही है इसकी इनकम, और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है 12%। अब 12% क्या होगा 11 का, 12 × 11 132, मतलब 1.32 इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हमें बताना कि जो सेविंग, अब सेविंग डायरेक्ट खोड़ी है, हमें पहले 15 3 18 लिखोगे, फिर 11 और प्लस करके फिर दोनों को माइनस, वो नहीं करना है हमें, वो लॉन्ग मेथड आ जाएगा। ठीक है, और देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.68, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारा जो इधर इंक्रीज़ हो रहा है कितना हो रहा है 1.68 का इंक्रीज़ कितने पे 4 पे, मतलब सेविंग शुरू में क्या थी 4, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ये आ गया हमारे पास सिंपल। अब मल्टीप्लाई 100 करोगे मतलब 168/4, मतलब 4 4 16, 42% आपका इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे छोटे छोटे करके आपको अपनी टाइम बचाना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो इस्तेमाल करना है आपको टाइम। ठीक है, अब जैसे ये टू सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगा लो। ठीक है, 40% और 20%। सक्सेसिव डिस्काउंट पता ना क्या होता है A + B - AB/100, ये होता है, मतलब 40 और 20 60, 60 - 40 × 20/100, 0 0 कट गया 4 2 जा 8, मतलब 60 में से 8 गए 52%। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका सक्सेसिव क्या 52%। बोला कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हम लगा रहे हैं, मतलब 52% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, मार्केट प्राइस पे ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 988, मतलब मैं कह सकता हूँ जो 52% है इसकी वैल्यू हमें दी है 988, हमें बताना मार्केट प्राइस क्या होगा, मतलब 1% की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी 988/52। ठीक है, तो हमें बताना है 100% की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो इसको, 988/52 × 100। ठीक है, अब देखो जूनियर डिजिट से आपको कैसे उड़ाना है, देखो 2 0 तो हैं, 2 0 इसमें, 2 0 इसमें, 1 0 है इसमें, 1 0 इसमें, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट। ठीक है, और देखो जे इससे कटता है ना, कितने कटेगा 2 × क्या करेंगे हम 8 आना चाहिए जूनियर डिजिट में, और 2 × 2 करें 4 होता है, मतलब ये तो होगा नहीं। अब 2 × 9 करें तो 18 होता है, 9 इसी में है, तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। पर लगा कैसे, क्योंकि अगर मैं 52 × 19 करता, 9 2 जा 18 आ रहे हैं जूनियर डिजिट 8। ठीक है, तो 8, तो इधर 8 ही तो चाहिए था। ठीक है, तो ये आ गया आपका जूनियर डिजिट लगाने का तरीका। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये टर्म है ये 4 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है। ठीक है, तो आपका अपना मेथड है कि आप कैसे इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे किया। अब ऐसे अगला क्वेश्चन ये टोटल पॉपुलेशन टाउन की हमें दी है 5500, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इंक्रीज बाय 5% एंड 10%,
और जो पॉपुलेशन हमारी 6000 बन जाती है, हमें बताना नंबर ऑफ मैन और वुमेन कितने होंगे। और देखो कुछ बच्चे तो होंगे इसमें एलिगेशन लगाएंगे, पर मैं आपको एलिगेशन से भी आसान मेथड बताता हूँ इसका, ठीक है। अब एलिगेशन से भी आसान मेथड क्या है, अगर मैं ऐसे मान लूँ कि मेरे पास जो मेल्स हैं वो 100 M है, फीमेल्स हैं 100 F है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो इन दोनों का सम होगा वो हमें दिया 5500, मतलब मैं कह सकता हूँ जो M + F है वो मेरे पास आएगा 55। लिख लिया मैंने, 2 0 कट कर लिए, ठीक है। मैंने ये 100 M लैटी इसलिए किया था कि ताकि मैं 2 0 उड़ा सकूँ। मेरे पास सिंपल आ गया M + फीमेल कितने आ गई 55। अब बोला कि 5% इंक्रीज़ हो रहा है किस में, मेल में, और 100 M थे, मतलब मैं कह सकता हूँ 5% क्या होगा 5 M प्लस वैसे हमारे पास 100 फीमेल्स थी, 10% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 10% मतलब 10F। इसकी वैल्यू हमें दी है 6000। 6000 नहीं लेनी है हमें, हमने सिर्फ ये लिया कि इंक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीज़ कितना हुआ 500, तो मैं इधर 500 लिखूँगा, ठीक है। कितना आ गया = 500, क्योंकि मैंने सिर्फ इंक्रीज्ड वैल्यू लिखी 500, ठीक है। अब हमें बताना कि नंबर ऑफ मैन इन द टाउन कितने होंगे, और मैन निकालने तो मैं फीमेल को कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लिया ताकि मैं काट सकूँ, ठीक है। अब कर लो दोनों को माइनस, 10 मेल - 5 मेल मतलब 5 M = 550 में से 500 गए मतलब 50, ठीक है। मतलब 5 M आ गया 50, मतलब 1 M की वैल्यू होगी 10, और M की वैल्यू 10 है, तो मैंने टोटल जो शुरू में लेट किया था 100 M किए थे, तो 100 M कितने हो गए 1000, तो 1000 मेरा आंसर थी बात, ठीक है। देखो कितने आसान मेथड से हमने किया इसको। बस ये अगला क्वेश्चन है, A and B इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस इस रेशियो में, ठीक है। इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इतना, हम बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो ए और बी ने इन्वेस्ट किया किस में 7-5 में किया, ये 7-5 में, और हमें बोला क्या कि जो ए का प्रॉफिट है वो है ये, ठीक है। ए का मतलब 7 की वैल्यू हमें दी है कितनी 5950, हम बताने कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा। सिंपली हमें टोटल प्रॉफिट बताना है हमें क्या होगा, ठीक है। और देखो 7 की वैल्यू जो मैं कह सकता हूँ ए की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी 5950 अपॉन 7। अब जो टोटल अगर मैं वैल्यू निकालूँ, टोटल वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 7 5 12, मुझे 12 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये आ गई मेरे पास टोटल पॉपुलेशन, ये आ गई मेरे पास टोटल पॉपुलेशन। ये करता है 7 8 56, 7 5 35 0, मतलब 850 × 12, ये आ गई मेरे पास जो टोटल पॉपुलेशन, सॉरी टोटल प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास 850 × 12। अब जो ये वैल्यू थी हमें दी थी कि 15% चैरिटी में चले जाती है, मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे पास ये जो वैल्यू है ये कितनी 85% की वैल्यू मेरे पास कितनी 850 × 12, ये किसकी वैल्यू है 85% की, क्योंकि मैं मान सकता हूँ ना कि मेरे पास अगर टोटल 100% है उसमें से अगर 15% मेरा प्रॉफिट चले जाता है चैरिटी में, मतलब जो रिमेनिंग बचा मेरे पास कितना बचा 85%। अब हमें बताना है टोटल प्रॉफिट क्या होगा, और 85% की वैल्यू ये है, मतलब मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू होगी, इधर मल्टीप्लाई 85 से काट लिया, 1% की वैल्यू आ गई मेरे पास 120, क्योंकि 12 × 10 120। मुझे 100% की वैल्यू बतानी कितनी होगी 120 में 2 0 ऐड कर लो, बी पार्ट आंसर, ठीक है। देखो कितनी आसानी से किया हमने। बस अगला क्वेश्चन, स्फेरिकल मेटल है, रेडियस इतना है, उसको मोल्ड करके हम क्या कहते हैं 1000 स्मॉल स्फेयर्स बनाते हैं इक्वल साइज़ के। इफ़ द प्रोसेस द सेम एरिया मेटल इंक्रीज़ होगा कितने से, हमें ये बताना है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ कितना होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल मेटल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर उसका अगर रेडियस है, उससे हम क्या कर रहे हैं 1000 स्मॉल स्फेयर बना रहे हैं इक्वल साइज़ का, मतलब रेडियस इसका क्या रह रहा है सेम रह रहा है, रेडियस सेम ही रह रहा है ना, हाँ जा रुको, रेडियस ये है और 1000 स्मॉल स्फेयर बना रहे हैं इक्वल साइज़ के, अच्छा सॉरी इक्वल साइज़ के, मतलब रेडियस पे नहीं रह रहा है, इक्वल साइज़ के बना रहे हैं हम, छोटे 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 उन सब का साइज़ इक्वल है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ जो इसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम मतलब जो ये 1000 स्फेयर की वॉल्यूम अगर हम जोड़ के लिखें और जो इस अकेले की वॉल्यूम वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसका मैं रेडियस बड़ा लेट कर लेता हूँ, इसका रेडियस मैं छोटा लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो इसकी वॉल्यूम होगी वो क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब, जो होती है सफ़ेयर की वॉल्यूम, और इसकी होगी 4/3 पाई आर क्यूब, जी 4.35 4.3 पाई कट गया, मतलब और आर क्यूब की वैल्यू हमें दी है कितनी, आर की वैल्यू अगर 10 है तो आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1000, ठीक है। ये हमें आ गई आर क्यूब की वैल्यू, और ये हमारे पास टोटल कितने हैं 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब 1000 से 1000 कट गया, मतलब जो कह सकते हो जो छोटा रेडियस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आ गई जो छोटा रेडियस उसकी
वैल्यू, ठीक है। छोटे जो स्मॉल स्फेयर बन रहा है उसका रेडियस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि जो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हो रहा है। और जो इसका सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। और जो बड़ा वाला है उसका जो ये टोटल 1000 बने हैं, इनका क्या होगा 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, मतलब मैं कह सकता हूँ 100 से चीज़ कितनी हो रही है मेरे पास 1000, मतलब 1 से चीज़ 10 हो रही है। 1 से चीज़ क्या हो रही है 10। अब हमें बताना है कि इधर कितना चेंज हुआ। अब यही बताना है हमें सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ। देखो 1000 टाइम्स चेंज हुआ नहीं, 100 टाइम्स भी नहीं हुआ। ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है 9 इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो 9 टाइम्स है जो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इधर हमें इंक्रीज वाई पूछा था। अब ऐसे जी अगला क्वेश्चन, सॉलिड कौन है कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस है उसके बेस एरिया के एंड स्लैंट हाइट हमें दी हुई है। और देखो सॉलिड कौन है हमारे पास, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। ये ट्वाइस है उसके बेस एरिया, ट्वाइस बेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, मेरे पास मतलब जो एल था वो आ गया मेरे पास 2r, ठीक है। यही हमें बोला था कि जो सॉलिड कौन है उसका कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस है उसके बेस एरिया के, ठीक है। और उसकी हमें स्लैंट हाइट दी है कितनी है 6√3। और स्लैंट हाइट हमें दी है कितनी है 6√3 इक्वल टू 2r, मतलब मेरे पास जो रेडियस आ गया, रेडियस कितना आ गया √3 जी आ गया। अब हमें बताना है उसकी हाइट क्या होगी। और देखो सिंपली हाइट पूछिए, हाइट क्या होगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसी का अंडर रूट, ठीक है। अब देखो एच इक्वल टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 6 का 36 इंटू मतलब क्या आ जाएगा इसके पास। जैसे सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि इसको अगर आप स्केयर करने लगोगे तो आपके पास क्या होगा, स्केयर करने लगोगे आप इसको तो आपके पास जो वैल्यू होगी 36 इंटू 3 आप करोगे तो वो कैलकुलेशन बढ़ेगी आपके पास। अब इधर फार्मूला लगा लो आप एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एक बार माइनस और एक बार प्लस। आपने क्योंकि पढ़ा है ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब एक बार माइनस कर लो एक बार प्लस। 6√3 में से √3 क्या कितना आ गया हमारे पास 5√3, और हमारे पास 6√3 में सॉरी यही आया ना हमारे पास, रुकना 2 मिनट। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 5 पाई आर एल इक्वल टू 2 ट्वाइस इट्स बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, आर से आर कटा एल एल हमारे पास आ गया एल इक्वल टू 2r। यार 2 3 या 6 3√3 आना था इधर, ठीक है। इधर 3√3 तो एक बार माइनस किया जब हमने, एक बार माइनस किया जब हमने हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 3√3, और एक बार जब प्लस किया 6 प्लस 3 9√3, ठीक है। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा 3 इंटू 3, मतलब एक बार 3 कॉमन आ जाएगा आपके पास और एक 3 और कॉमन आ जाएगा, तो आज की वैल्यू सिंपल आ जाएगी आपके पास 9। तो 9 आपका कहाँ गया बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई जे आ गया ना मेरे पास, ये 9 तो डायरेक्ट बाहर आ गया 3 बन गया, ठीक है। और ये √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और एक 3 हमारे पास पहले का था तो ये दोनों 3 एक 3 बाहर आ गया 3 इंटू 3 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस अगला क्वेश्चन जी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस इतना, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है हमारे पास θ/360 इंटू 2 पाई आर, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी 4.5 पाई। एंड द एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया इंस्क्राइब्ड इतना, ये दिया है। अब एरिया क्या होता है सेक्टर का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी 27 पाई। हमें बताना है कि डायमीटर क्या होगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो आपस में, θ/360 कट गया, पाई से पाई, एक आर से एक आर, ठीक है। इस पाई से ये पाई, अब हमारे पास सिंपल क्या बचा 2/r इक्वल टू 4.5/27, और 9 3 27 9 0.5 जा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 2 6/0.5, मतलब 5 इंटू 10 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कहाँ गया हमारे पास 12। अब 12 आंसर मार्क मत कर देना क्योंकि इधर हमें क्या बोला डायमीटर, और रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर आया तो हमारे पास डायमीटर कितना होगा 24 सेंटीमीटर, मतलब बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बस अगला क्वेश्चन, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन पास्ड 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में कवर करती है कि जब 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम कह सकते हैं अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर 2 मिनट तक दौड़े, ठीक है। 60 कितना 2 मिनट तक, मतलब 2/60, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2 किलोमीटर,
ठीक है। और 2 किलोमीटर में से हमें बोला कि 1.5 किलोमीटर ये सिर्फ टनल का डिस्टेंस है, हमें बताना है कि ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें से माइनस कर लो 1.5, हमारे पास पीछे क्या बचेगा 500 मीटर। तो 500 मीटर क्या होगा ट्रेन का डिस्टेंस, मतलब बी पार्ट। ठीक है, बस ये क्वेश्चन। कैलकुलेट द एवरेज फैमिली साइज़ ऑफ द गिवन डाटा, फैमिली साइज़ बताना है हमें गिवन डाटा क्या होगा। और देखो ये एक फैमिली है 5 पर्सन वाली, नहीं सॉरी, ये नंबर ऑफ़ मेंबर दिए हैं हमें। एक मेंबर वाले 5 फैमिली हैं, 2 मेंबर वाले 30 फैमिली हैं, 3 मेंबर वाले 45 फैमिली है, 4 मेंबर वाले 40 फैमिली हैं, 5 मेंबर वाले 25, 6 मेंबर वाले 50। मतलब मैं कह सकता हूँ 5 1 जा 5 प्लस 32 जा 60, 45 इंटू 3 43 120, 5 3 15 मतलब 135 प्लस 40 इंटू 4 160 प्लस 25 5 जा 125 एंड 6 5 जा 30। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैमिली। कर लो इसको प्लस, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 35 और 5 140 और 60 200 200 360 360 और कितना आ जाएगा हमारे पास 390 390 490 490 प्लस 25 490 प्लस 25 कितना आ जाएगा हमारे पास 490 है ना, 10 400 515। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो भी मेंबर्स थे। ठीक है, 515। अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है फैमिली साइज़। ठीक है, तो एवरेज क्या होगी इनको कि जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज जितनी भी हैं उनको ऐड कर लो। और देखो 5 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 5। ठीक है, और देखो सबसे पहले अगर हम 5 5 वाले को ऐड करें, 5 प्लस 5 10 10 और 30 40 40 और 40 80। ठीक है, 80 आ गया, प्लस इधर 45 और 25 मतलब 70 80 70 150 तो 150। ठीक है, 5 3 15 0, अब ये 5 से कट रहा है 5 1 5 5 0 5 3 15 मतलब 103/30। ठीक है, अब 103/30 कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम करें 3 10 जा, इधर 3 3 जा 9 और इधर 3 4 जा 12 मतलब 3.4 समथिंग आ रहा है। तो 3.4 वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास सी पार्ट, उसी को हम आंसर मार्क कर देंगे। बस अगला क्वेश्चन, ए थीफ कमिटेड ए क्राइम, थीफ एक क्राइम करता है एंड इस्केप्ड फ्रॉम ए स्पॉट एट 12 मीटर पर आवर की स्पीड से 12 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग जाता है और सिक्योरिटी गार्ड चेज़ करता है उसको और 25 मिनट में उसको धर लेता है। ठीक है, नहीं चेजिंग हिम 20 मिनट, अच्छा 20 मिनट आफ्टर द थीफ स्टार्ट मतलब 20 मिनट बाद उसको चेज़ करना शुरू करता है और उसको 20 मिनट में ही धर लेता है। ठीक है, हमें बताना है कि स्पीड क्या होगी सिक्योरिटी गार्ड की। ठीक है, अब देखो हम करें कि जैसे एक थीफ था। ठीक है, ऐसे लिख लो आप, जैसे अगर सपोज करो जे पॉइंट है ए, इधर से थीफ भागने लगा, भागा कितना 12 माइल्स पर आवर की स्पीड में भागने लगा। अब जो गार्ड है उसके पास कितना 20 मिनट बाद लगता है, मतलब हम कह सकते हैं 20 मिनट में वो कितना भाग गया होगा। और 12 माइल्स भाग रहा है 1 घंटे में, 20 मिनट्स में कितना भाग लेगा 20 मिनट्स मतलब 1/3 हॉर्स में, मतलब हम कह सकते हैं 4 माइल्स वो भाग चुका होगा 4 माइल्स। ठीक है, 1/3 है ना, हाँ 1/3 4 माइल्स यहाँ से भाग चुका होगा। अब जो 4 माइल्स कवर है वो जो ये वाला है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, इनकी जो रिलेटिव स्पीड है आपस में, रिलेटिव स्पीड हमें बतानी है क्या होगी। अब देखो इसकी अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 4 अपॉन कितने मिनट्स में उसको वापस पकड़ रहा है। ठीक है, 25 मतलब 1/3, तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई हमारे पास 12 माइल्स पर आवर, जाएगी हमारे पास रिलेटिव स्पीड। अब जो रिलेटिव स्पीड होती है हमारे पास क्या होती है, जो थीफ है और जो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, उन दोनों को जो माइनस करके आती है वही तो होती है रिलेटिव स्पीड। और जो माइनस करके आ रही है वो 12 है, तो जो हमारे पास जो ये होगा सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड आएगी 12 प्लस जो थीप की स्पीड है हमारे पास उसको प्लस कर लो, तो हमारे पास टोटल स्पीड आएगी सिक्योरिटी गार्ड की कितनी 24 कहाँ गया हमारा ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया 36 और ए बी की वैल्यू दी है 8, हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताना क्या होगा। देखो इधर सिंपल ये क्वेश्चन है, ए प्लस बी का आप लिख सकते हो 6 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 36 है तो ए प्लस बी ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 6, तो ए बी आपको दिया कितना है 8। ये क्वेश्चन है। अब देखो ए की जगह आप 4 पुट करो, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास 2 4 2 8 और जे मतलब 4 × 2 8 जे भी मैच कर रहा है और 4 + 2 6 भी मैच कर रहा है। हमें बताना ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, मतलब 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, तो सी पार्ट आंसर। ये तो क्वेश्चन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अब ये क्वेश्चन है, इफ़ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़,
60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए आपके हायर स्टडी के लिए, ठीक है। अब बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी जो मैथमेटिक्स में ले सकते हैं आगे एडमिशन, वो कितने होंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा है कि जो ये है डाटा हमें दिया है, आउट ऑफ 50 का डाटा दिया है। अब देखो जो 60% मार्क्स पासिंग है, ठीक है, 60% कितना होगा 50 का, कर लो 30, ठीक है, 6 5 जा 30, मतलब 30 मार्क्स से ज़्यादा वाले नंबर बच्चे ही कर सकते हैं। और देखो 30 एंड अबव कितने नंबर्स हैं, 33, तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 2 सर्कल टच एक्सटर्नली। अब ऐसे एक सर्कल हमारे पास, ठीक है, और ऐसे है, रुको बड़ा बना लेता हूँ मैं इसको, ऐसे देख लो आप, ये कैसा बन गया सर्कल, एलिप्टिकल। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये आ गया हमारे पास दूसरा सर्कल। अब समझ लगी सबको, 2 सर्कल हैं हमारे पास, ठीक है। टच ये एक्सटर्नली एट अ पॉइंट एक्स, इस एक्स पॉइंट पे टच कर रहे हैं। पी क्यू इज़ अ सिंपल कॉमन टेजेंट, ऐसे पी क्यू हम टेजेंट बना लेते हैं, ठीक है, एक पी क्यू बना ली। टू बोथ सर्कल टचिंग पी एंड क्यू इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल आर एंड आर। देखो इसका रेडियस अगर हम आर मान लो, इसका रेडियस आर मान लो, ठीक है, ये रेडियस है। हम बताना पी क्यू का स्केयर क्या होगा, पी क्यू मतलब टेंजेंट का स्केयर क्या होगा। और देखो जो इसका सेंटर का डिस्टेंस होगा, मतलब हम कह सकते हैं ये आर प्लस आर, जो इनके सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना है, आर प्लस आर, आर प्लस आर, ठीक है, ये आ गया इनका सेंटर का डिस्टेंस। अब देखो जो हमारे पास जो पी क्यू मतलब टेंजेंट का स्केयर होता है वो क्या होता है, टेंजेंट का स्केयर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, जो इन दोनों का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है, आर प्लस आर, इसका स्केयर माइनस जो इनके रेडियस के डिफरेंस का स्केयर है, मतलब आर माइनस आर का स्केयर है, ठीक है। ये आता है हमारे पास क्या, टेंजेंट का फार्मूला, पी क्यू स्केयर इक्वल टू अंडर रूट डी स्केयर माइनस आर का होल स्केयर। अब इसको अगर आप करो कि ना, अब देखो जब इसको हम ओपन करेंगे ये बन जाएगा ना आर स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2RR, ठीक है। अब वैसे ही ये समझ लो करो, जो हमारे पास आर स्केयर और आर स्केयर होगा वो कट जाएगा छोटे छोटे, हमारे पास सिंपल इधर क्या बचेगा 2RR एंड प्लस 2RR, ठीक है, ये अंदर बचेगा, ठीक है, यही बचेगा ना हमारा 2RR और 2RR, ठीक है। और इसको अगर आप कर लो, सॉरी पी क्यू का स्केयर ही था तो हमें रूट लगाने की ज़रूरत थी भी नहीं, ठीक है, तो इधर से रूट हटा लो। अगर हमें सिंपल पी क्यू निकालना होता तब हम रूट लगाते, तो 2 + 2 कितना आ गया आपके पास 4RR, तो 4RR कहाँ गया आपका, ये बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 10 साल, इन हाउ मैनी ईयर्स द बिल बी ट्रिपल, ट्रिपल बतानी है कितना में होगी। और डबल हो रही है, ये क्या हो रही है, डबल हो रही है, 1 से 2 हो रही है कितने 10 ईयर्स में, हमें बताना है 1 से 3 कितने साल में होगी, मतलब एक और बढ़ रहा है, एक और बढ़ने में कितने 10 साल ही तो लगेंगे इसको, 10 + 20 कितना आ गया टोटल 20 ईयर्स, तो 20 ईयर आपका सी पार्ट आंसर। वैसे अगला क्वेश्चन, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 40 50 डेज बिगनिंग विद ए बी सी, हमें ये बताना कितना, देखो ए बी सी है, ए 30 डेज, बी 40 एंड 50। अब इन दोनों का अगर आप जो भी लेते हो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 300 600, ठीक है, जी कितना आ जाएगा 0 0 15 नहीं 320 सॉरी 20, वैसे इसको 15 और ये 5 12, ये आ गया आपके पास एफिशिएंसी। अब बोला कि बिगिनिंग विद ए एंड ए बी सी काम करते हैं, मतलब ए बी सी काम करते हैं, मतलब जो हमारा पहले दिन काम होगा 20 होगा, दूसरे दिन काम 15 और तीसरे दिन काम 12, मतलब कह सकते हैं जो 3 डेज में टोटल काम होगा हमारा कितना होगा, 3 डेज में टोटल काम कितना होगा 15 और 12 27, 27 और 20 47, 47 काम होगा हमारा कितना 3 दिनों में होगा हमारा कितना 47 काम। अब देखो आप कि 36 सबसे छोटा नंबर है, छोड़ो आप ऐसे कर लो कि 600 पूरा काम है, और अगर हम 3 डेज लेके चलें 47 मान जा 47 कि ना 7 3 10 5 में 1 3 103 और 47 × 12 मतलब 47 × 2 कितना होता है 94, मतलब हमारे पास कितना बचा 36 काम रिमेनिंग बच गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कितना 12 डेज तक जब ऐसे ही सर्कल चलेगा, मतलब 12 बार जब ऐसे ही 3 3 डेज़ का सर्कल चलेगा तो हमारे पास क्या होगा
36 काम रिमेनिंग बचा होगा, मतलब 12 डेज़ का अगर सर्कल चल रहा है तो हम कह सकते हैं जो 36 डेज़ के बाद जो हमारा काम होगा वो 36 रिमेनिंग होगा। 36 काम क्या होगा? रिमेनिंग। अब 36 में जो 37th डे होगा उस दिन काम कितना होगा हमारा? 20। तो हमारा पीछे रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 16। वैसे जो 38th डे होगा उसमें काम कितना होगा हमारा? 15। तो हमने कर लिया 15 काम कर लिया, तो पीछे रिमेनिंग काम कितना बचा? एक। मतलब कह सकते हैं 38 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तब भी हमारा एक काम बचा होगा, वो कौन करेगा? 12। मतलब कह सकते हैं जो टोटल काम लगे वो कितने लगे? 38 1/12। 38 को 1/12 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन जी आपका, इसको अगर आप सॉल्व करो, डिवाइड में है जे कट गया मतलब 2/5 प्लस इधर 4 2 8 है ना, यही है ना आपका 4 2 8, तो ये कितना आएगा आपका? 1/10 माइनस 1/4। ठीक है, इसको कर लो मल्टीप्लाई 2 2 4 + 1 5/10 माइनस 1/4। अब ये आ रहा है 1/2 माइनस 1/4, इसको मल्टीप्लाई 2 2 1 2 2 में से 1/4 आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इजी, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब 4 / 49 कर लो। 4 / 49 49 7 जा होते हैं 343, 7 4 जा 28 28 इंटू 14 2 जा 14 सॉरी डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपके पास? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 376 डिवाइड बाई 2 कर लो। 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 188 प्लस 64 इंटू 4 16 माइनस क्वेश्चन मार्क। आपको वैल्यू किसकी निकालनी? क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क की निकालनी। कितना आ जाएगा आपके पास? 186 प्लस 16 कितना आ गया आपके पास? 188 प्लस 16 188 प्लस 6 194 मतलब 204। 204 में से आपको माइनस कर देना है 28 इंटू 7 मतलब 7 8 जा 56 5 कैरी 7 2 जा 14 5 19 मतलब 196 मतलब रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 8। तो 8 आपका सी पार्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप जूनियर डिजिट से भी कर सकते थे, मैंने शुरू में देखा नहीं ये कि सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 8 जा 48 8 7 8 जा 56। तो जब हम इस 8 में से 6 निकाल लेंगे, 8 में से 6 नहीं सॉरी 6 में से 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? वो 16 बन जाएगा। 16 में से 8 मतलब जूनियर डिजिट भी आपका 8 ही आएगा। ठीक है, अब ये टू ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल और इंक्लाइंड 8 है। ऐसे सर्कल है हमारे पास। ठीक है, अब बोला है कि टू ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट हमने बनाई, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे, और इन दोनों का जो एंगल है कितना आ रहा है? 75 डिग्री जा गया। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा टेंजेंट एट एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब ऐसे ही बोला कि जो जे हैं, जो एंड पॉइंट है इनका, जे क्या है हमारा? रेडियस है। ठीक है, जैसे रेडियस पे मीट कर रहे हैं, हमें बताना है कि एंगल बिटवीन दैम, जे एंगल हमें बताना कितना होगा। हमें पता ना कि जो जे दोनों एंगल होते हैं जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। और क्वाड्रिलेटर में टोटल होता है 360, मतलब हम कह सकते हैं जो इन दोनों का सम होगा वो भी क्या होगा? 180। अब जे अगर 75 है तो हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग जे होगा 105 डिग्री होगा। तो 105 डिग्री मतलब डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अगला क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 74 मिनट्स and he traveled a distance from B to C at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर इन 111 मिनट्स। हम बताना है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। तो जो एवरेज स्पीड होती है होल जर्नी वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा इस केस में कितना होगा? हमें किलोमीटर पर आवर में ही है ना, ये 36 इंटू इस केस में कितना होगा? 36 इंटू 74। अब जब मिनट्स में इसको अगर आप डिवाइड बाई 60 कर लो, ठीक है, एज 60 कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ 60 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी जो मिनट्स में दिए हैं हमें पता है कि 60 और 60 कट जाएगा, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, वैसे जो जे है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, जी कौन सी? 111 की स्पीड में 60 की किलोमीटर में, अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितने हमारे पास? 74 अपॉन 60 प्लस 111 अपॉन 60। और जो 60 60 60 60 सब में, तो तभी मैं बोल रहा था जे कट जाएगा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर आप प्लस करो, अब देखो प्लस करने की इसको ट्रिक क्या है। ठीक है, अब आपके पास ऐसे जो टर्म्स होती हैं ना, तो ये थोड़ा आपके पास लंबी कैलकुलेटिव आ जाएंगे।
ठीक है। इनको अगर आप ऐसे नॉर्मल करने लगोगे ना तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप सिंपली करो कि ऊपर में से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो इधर मेरे पास कितना बचेगा 4 × 74 प्लस इधर बचेगा मेरे पास 5 × 111 मतलब 555। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा प्लस कर लो 4 1 5 7 1 8 185, ठीक है। और देखो कट रहा है कुछ 5 1 6 8 6 14 नहीं कट रहा है, ठीक है। मेरे पास सिंपल बचेगा 9 का मल्टीपल भी आप देख सकते हो 4 4 8 1 9 8 9 10 11 9 20 ये ऑप्शन एलिमिनेट 8 4 12 9 का मल्टीपल नहीं है ये ऑप्शन एलिमिनेट 3 4 5 6 11 ऑप्शन एलिमिनेट 4 4 8 1 9 एक ही ऑप्शन है आपका, एक ही बार आंसर होगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है और हमें पता है कि ये जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि 9 का मल्टीपल मैंने देखा और डिनोमिनेटर में नहीं था तो मैंने डायरेक्ट ये आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको पूरा करना हो इसको कर लेना सॉल्व, तब भी यही आएगा, ठीक है। पहले अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम है ट्वाइस ब्रेथ के, ठीक है। ऐसे रूम है जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ऐसे मैं कह सकता हूँ 2 और 1 होगी। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग 100 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट ये बन रही है। मतलब मैं कहता हूँ जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास 5000 उसको डिवाइड कर लो पर 100, मतलब हमारे पास जो टोटल एरिया होगा वो होगा 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास टोटल एरिया। हम बताना लेंथ ऑफ रूम क्या होगी। जो मेरे पास 50 मीटर स्क्वायर आया वो क्या आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ है मेरे पास 2, इसको मैं 2x मान सकता हूँ, इसको 1x, मतलब मेरे पास 2x स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 25, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 25 है तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी 5, और एक्स की वैल्यू 5 है, मुझे 2x की वैल्यू बतानी कितनी होगी 2 × x 5 × 2 10, तो 10 मीटर हमारा सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन से आराम से आप कर सकते थे। बस आपको क्या करना है, जो न्यू पैटर्न है इसके हिसाब से आपको क्या करना है, न्यू पैटर्न के हिसाब से बस आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है, ठीक है। और हर क्वेश्चन को आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगानी है, क्योंकि अगर आपने बेस्ट अप्रोच नहीं निकाली तो आपका टाइम निकल जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा कब टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसकी एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उससे डाउनलोड कर सकते हो।